गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रिहंद नदी घाटी परियोजना। रिहंद नदी घाटी परियोजना। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब बातें समझ में आएगी। और लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। कमेंट से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हमारे वीडियो में क्या कमी रह गई है, तो अगले सेशन में उस कमी को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। रिहंद नदी घाटी परियोजना कौन सी है? रिहंद नदी घाटी परियोजना। ये किस राज्य में है? ये है उत्तर प्रदेश। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। उत्तर प्रदेश की, यूपी की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। और यूपी में ये किस जिले में है? ये है सोनभद्र जिला। यूपी में सोनभद्र जिले में ये नदी घाटी परियोजना यानी कि रिहंद नदी घाटी परियोजना उपस्थित है, स्थित है। और रिहंद नदी घाटी परियोजना सोनभद्र जो पिपरी नगर के पास है, पिपरी नगर के पास है। और यही रिहंद नदी पिपरी नगर के पास सोन नदी में मिल जाती है। और सोन नदी की एक सबसे बड़ी सहायक नदी होती है। तो ये उत्तर प्रदेश, रिहंद नदी घाटी परियोजना कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और जिला सोनभद्र, जिला सोनभद्र, ठीक है। उसके बाद इसकी आधारशिला कब रखी गई? इस नदी घाटी परियोजना की, नदी घाटी परियोजना का आधारशिला 1954 में रखी गई। कब रखी गई? 1954 में रखी गई, आधारशिला रखी गई। और 1959 से 62 के बीच में इस काम को पूरा कर लिया गया। आधारशिला 1954 में रखी गई और काम पूरा कब हुआ? 1959 से शुरू हुआ एकदम फुल स्पीड में, और 62 में ये कंप्लीट हो गया। 62 में कंप्लीट हो गया। और इस बांध के बनने से एक जलाशय का निर्माण हो गया। क्या हो गया? झील का निर्माण हो गया। और उस झील का नाम पड़ा गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। और ये एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील मतलब क्या होता है? मानव द्वारा निर्मित झील को हम कृत्रिम झील कहते हैं। और प्राकृतिक झील किसको कहते हैं? जो प्रकृति के द्वारा अपने आप बना हो। और मानव द्वारा निर्मित झील को हम कृत्रिम झील, कृत्रिम जलाशय या मानव निर्मित झील भी कह सकते हैं। तो ये जो रिहंद नदी पर बांध जो बनाया गया, रिहंद बांध, उससे एक जलाशय का निर्माण हो गया। पानी रुक गया, दूर इलाके तक पानी जमा हो गया। तो उस सागर को यानी उस झील को जो नाम दिया गोविंद बल्लभ पंत सागर झील का नाम दिया। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील का नाम दिया गया है। रिहंद नदी घाटी परियोजना के निर्माण से जो झील का निर्माण हुआ उसका नाम रखा गोविंद बल्लभ पंत सागर झील यानी कृत्रिम झील। और यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, यह भी याद रखना है। गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील, यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। और उत्तर प्रदेश का तो ये परियोजना ही सबसे बड़ा है। रिहंद नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश के लिए यह बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है। बहुत बड़ा क्या? सबसे बड़ा है। और पूरे भारत में कृत्रिम झील के रूप में सबसे बड़ा यही है, गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील, ठीक है। उसके बाद ये स्थित कहां है?
ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, पिछले सेशन में, कि एक झील है नागार्जुन सागर झील, यानी कि नागार्जुन सागर बांध, उसमें वो भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की एकदम सीमा पे है, दोनों राज्यों में फैला हुआ है। उसी प्रकार ये जो है यूपी और एमपी की सीमा पर है। ये फैला तो एमपी में तो नहीं गया, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर यह आता है। रिहंद नदी घाटी परियोजना, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, कृत्रिम झील। ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। और इसका ये देखिए, ये इस नदी का, रिहंद नदी का, कौन नदी? रिहंद नदी। रिहंद नदी का उद्गम कहां से होता है? छत्तीसगढ़ से होता है। रिहंद नदी का उद्गम कहां से निकलती है? छत्तीसगढ़ के पठार से, छत्तीसगढ़ के पठार से निकलती है और फिर वो मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से फिर बिहार, झारखंड, झारखंड से फिर बिहार, और फिर वो गंगा में आके मिल जाती है। कैसे मिलती है आगे बताएंगे। तो ये जो है रिहंद नदी घाटी परियोजना, यानी कि रिहंद नदी कहां से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है। और छत्तीसगढ़ से कहां से? मैनपाट पठार की पहाड़ी, मैनपाट पठार की, ये देखिए, ये है मैनपाट पठार की पहाड़ी, जिसका नाम है मतिरंग। मैनपाट पठार की पहाड़ी जिसका नाम क्या है? मतिरंग। ये देखिए, मतिरंग, मतिरंग जाए, मतिरंग है, मैनपाट पठार है छत्तीसगढ़ में, उसमें एक पहाड़ी है जिसका नाम है मतिरंग। मतिरंग की पहाड़ियों से, जो कि वो पहाड़ी लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई पर है। उस पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? 1100 मीटर। हमारे बांका, अपना बिहार में जो बांका जिला है, बांका जिला में जो मंदार पर्वत है उसकी ऊंचाई है मात्र 400 मीटर। फिर भी इतना ऊंचा लगता है, चढ़ने वाले का दम फूल जाता है। और ये तो 1100 मीटर है, काफी ऊंचा है। तो ये छत्तीसगढ़ मैनपाट पठार की पहाड़ी, छत्तीसगढ़ में मैनपाट पठार की पहाड़ी, और वो पहाड़ी का नाम है मतिरंग, और उसकी ऊंचाई है 1100 मीटर। कितनी है? 1100 मीटर उस पहाड़ी की ऊंचाई है। वहीं से ये नदी, रिहंद नदी, निकलती है। तो छत्तीसगढ़ होते हुए, याद देखिए, छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में ये सोनभद्र जिले में आकर वो सोन नदी में मिल जाती है। और फिर वो झारखंड होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। और सोन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है रिहंद नदी। कौन सी नदी? रिहंद नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और फिर वो आगे चलकर पटना के पास मनेर में वो गंगा में मिल जाती है। पटना के पास मनेर, ये देखिए, सोन नदी मनेर पटना के पास गंगा में मिलना, यानी गंगा नदी में मनेर के पास ये सोन नदी मिल जाती है। और गंगा के दक्षिणी भाग की, दक्षिणी क्षेत्र की गंगा के लिए एक बहुत सबसे बड़ी सहायक नदी है सोन नदी। क्या है? सोन नदी गंगा की नदी के लिए एक बहुत बड़ी सहायक नदी है। और सोन नदी का नाम कैसे, ये सोन कैसे पड़ा? इसलिए पड़ा, वहां उस नदी का जो बालू है, रेत, उसका रंग गोल्डन है, सुनहरा है, सुनहरा, गोल्डन, सोने जैसा है। इसी रेत के नाम, रेत के रंग के चलते इस नदी का नाम सोन पड़ा। क्या पड़ा? सोन, सोन से सोना। अच्छा, इस नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य क्या है? इस नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य है, ये देखिए, बाढ़ नियंत्रण। सबसे पहले तो बाढ़ नियंत्रण करना होता है। और जब बाढ़ नियंत्रण हो जाता है तो वो पानी रुक गया
अब सोचता है कि अब भाई इस पानी का हम इस्तेमाल कैसे करें सकारात्मक रूप में। तो भाई चलो इसको सिंचाई के रूप में हम इस पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं। सुदूर इलाके में जहां पे पानी की कमी है या फिर सिंचाई सुविधा का अभाव है, वैसे क्षेत्रों में नहर के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है और फिर उस बंजर भूमि में फसल लहलहाने लगता है। क्या होता है? बंजर भूमि में फसल लहलहाने लगता है, किसान गदगद हो जाते हैं। देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होने की कगार पे होता है। बिजली उत्पादन, जब पानी हम छोड़ ही रहे हैं, ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, तो हम यहाँ पे बिजली संयंत्र क्यों नहीं लगाते, जिससे हमें मुफ्त में बिजली भी मिल जाएगी, जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। मछली पालन, जब पानी है, जलाशय है, इतना बड़ा झील बना है, तो चलो इसमें मछली पालन भी कर लेते हैं मुफ्त में, कुछ आमदनी हो जाएगी। नहीं तो मछली पालन के लिए वैसे सरकार तो मछली नहीं पालती है, बल्कि सरकार एक टेंडर दे देती है, डाक लगा देती है। तो कोई ले लिया, हम आप में से कोई ले लिया और फिर उसमें मछली पालना शुरू, सरकार को भी आमदनी हो गई, मुफ्त में मछली भी पल गई और लोगों को भोजन के रूप में मछली मिल गई और बेचने वाले को मुनाफा हो गया। 10, 20, 50, 100 लोगों को रोजगार भी मिल गया। और फिर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना, जब डैम का निर्माण होता है तो वहां पे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं सुंदरता के लिए, आकर्षक बनाने के लिए। तो वहां पे सैलानी भी घूमने आते हैं और मनोरंजन करते हैं, आनंदित होते हैं और उससे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने के कारण वहां पे बहुत सारी दुकानें लग जाती है, होटल रेस्टोरेंट बन जाते हैं, जिससे लोग अपनी भूख प्यास मिटाते हैं। और जब भूख प्यास मिटाते हैं तो लोगों की आमदनी और रोजगार के अवसर मिल जाते हैं, रोजगार भी मिल जाता है, आमदनी भी शुरू हो जाती है और जो लोग बेरोजगार होते हैं उसकी आमदनी शुरू, तो फिर उसकी गरीबी दूर। तो दोस्तों आज का सेशन हमें कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।